पूरे देश में जो आज मसला है वो संविधान बचाने का, देश बचाने का। आरक्षण और ये रोजगार थोड़ा पीछे चला गया। देश खतरे में जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अडानी अंबानी वो आज तो मीम बन गया है कि उनका टेलीप्रिंटर काम करना बंद कर दिया था, इसलिए कुछ उलझुल बातें निकल गई। मसला ये है कि जो कुछ घराने जो जिस ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी सर ने जगनमोहन रेड्डी की बात करी। अब रेड्डी मान के चलिए एक पीजेंट्री कास्ट है, लेकिन उनको भी बड़े कारपोरेट घरानों के सामने हाजिरी लगानी पड़ती है पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। स्टालिन जो है जाति से पिछड़ी जाति के हैं, नाई बताया जाता है करुणानिधि को, लेकिन आप देखिए कि क्या वो कॉर्पोरेट से बाहर है, उनको भी कॉर्पोरेट के पास हाजिरी लगानी पड़ती है। जयप्रकाश नारायण स्वयं भी बहुत लिबे टाइप के आदमी थे, आपने बता रहे, चाहे उनको जितना कोई महान कहे। आज चर्चा दलित विमर्श और राजनीति पर थोड़ा बैकग्राउंड में बना देता हूं, और उसके बाद ये बौद्धिक चर्चा है और इसका इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड बना देता हूं, उसके बाद जेपी सिंह साहब हैं, संजीव जी हैं, सूरज मंडल जुड़ेंगे, तमाम लोग बातचीत करेंगे कि बाबा साहब ने दलित मुक्ति के प्रश्न को एक राजनीतिक प्रश्न बनाया। जीवन में 3 पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी। उनके जीवन काल में ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में खटपट शुरू हो गया था, वो उनके राइटिंग्स में ही अवेलेबल है। बाबा साहब के बाद एक गैप है और गैप के बाद फिर दलित पैंथर का इमर्जेंस है। दलित पैंथर से जो नेता निकले, बाद में शिवसेना में कई लोग शामिल हुए, नामदेव, ढसाल और राजा ढाले तमाम। उसी समय वाम से कांशीराम जी का इमरजेंस हो रहा, उन्होंने बसपा बनाई 1984। उसके 4 साल पहले बीजेपी बनी थी, बीजेपी बनी 80 में, और पूरे देश में जिस तरह से कब्जा है वो आप देख रहे हैं। बसपा 84 में बनी और एक आंदोलन का रूप वो ले रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 बार बीजेपी आरएसएस के समर्थन से बहन जी मुख्यमंत्री बनी। अभी हाल ही में बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था आकाश आनंद को, और उनका जो भाषण था सीतापुर में, उसकी वजह से उनको पार्टी के जो इम्पोर्टेंट पोजीशन नेशनल कोऑर्डिनेटर का और उत्तराधिकार का हटा दिया गया है। चंद्रशेखर का इमरजेंस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिहार में दलित पॉलिटिक्स जो है वो मांझी और पासवान, चिराग पासवान, जीतन मांझी, वो सब कंधे पे सवार हैं दक्षिण पंथ की राजनीति की। वैसे जैसे ही अस्मिता आधारित राजनीति की शुरुआत हुई, उसी तरीके से उसी समय धार्मिक अस्मिता की जो राजनीति है वो भी जोर पकड़ रहा था, और बड़े बड़े लीडर चाहे शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, अंततः उनको एनडीए में जाना पड़ा, बीजेपी के साथ जाना पड़ा। अभी संदर्भ है कि आकाश आनंद को हटाया गया, और आकाश ने एक्स पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, उसका चर्चा आगे बढ़ाऊं। ये आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं, आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथों पर, भीम मिशन और अपने समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। महाराष्ट्र में जो शुरुआत हुई थी राजनीति की, वहां भी देखिए आप, चाहे अठावले हो, तो धीरे धीरे वो दक्षिण पंथ की ओर भी गया। बिहार में हम देख ही रहे हैं। आखिर इस 21वीं सदी में इंपॉर्टेंट इलेक्शन है 2024 में, आखिर दलित समाज की, दलित राजनीति की जो बौद्धिक दशा है, लाइन लेंथ किस तरफ है, किस तरफ जाना चाहिए? भयानक निजीकरण हो रहा है, दलित राइट्स खत्म होते जा रहे हैं। आज मेरे सामने एक साहब आए थे, यूपी में हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के लेवल, एडिशनल डायरेक्टर के लेवल के अधिकारी हैं। 80 महीना से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। विश्वविद्यालयों में जो हाल है हम सब देख ही रहे। आखिर ये किधर जाएगा, ये डायरेक्शन किधर जाएगा? जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ भारत में, मॉडर्न सेंस में जो मिडिल क्लास हम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन आजादी के बाद हुआ, स्टेट इंटरवेंशन से हुआ। उसी मिडिल क्लास से जो सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएसयूज
रेल, तमाम जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बने, उसमें से मिडिल क्लास बना, जिसमें से एक दलित सेगमेंट भी मिडिल क्लास बना। अगर पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वो मिडिल क्लास की जड़ें टूट जाएगी। दलित नेता चाहे जिधर जा रहे हो, उनकी जो समझ हो, लेकिन इस समाज का क्या हाल होगा। और वैसे भी बाबा साहब ने बार बार अपने भाषणों में कहा है कि व्यक्ति पूजा के मैं खिलाफ हूं, आप मुझे पूजिए मत, मैं आप ही जैसा एक इंसान। क्या दलित राजनीति भी व्यक्ति पूजा, हीरो वर्शिप की ओर जा रहा है? बाबा साहब ने बार बार चिताया था। संविधान सभा में जो आखिरी उनका भाषण था 25 नवंबर 1949 का, उसमें भी उन्होंने कहा है, और अपने जन्मदिन पर जब लोग उनको बुलाते थे उसमें भी बार बार उन्होंने ये बात कही। तो ये विषय है, समझने की कोशिश है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो 2-4 सीट लेके खुश हो जाएंगी, लेकिन समाज कहाँ जाएगा? संसद विधानसभाओं में जो अधिकार दलितों के हैं, जो खत्म हो रहे हैं, उस पर कौन बोलेगा? सवाल कौन उठाएगा? आकाश आनंद पहले कहते थे कि युवा आंदोलन नहीं करें, नहीं तो एफआईआर हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। आखिर नौकरी कहाँ है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। बहरहाल उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया और उनको बहन जी ने कहा कि अभी मैच्योर नहीं है। चलते हैं, चर्चा बढ़ाते हैं। जेपी सिंह साहब हैं, संजीव जी हैं। पहले जेपी सर के पास चलते हैं कि मैंने एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड दलित राजनीति की बना दी है। कैसे देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये राजनीति और कहाँ जा रहा है समाज? जेपी सर। संजीव भाई शुरू करें इस पर। संजीव जी नहीं, चलिए सर, बिहार आप से शुरू करते हैं। आपके लोकल आप लीडर शुरू हैं जीतन राम मांझी साहब, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो नहीं, कभी इधर देखिए, कभी उधर। पहला पहला जो मसला है आकाश आनंद जी का मसला है, तो उसमें मुझे 2 फैक्टर नजर आ रहा है। एक फैक्टर तो ये है कि जो पहले और दूसरे फेज के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो दलित वोट है वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है, और जो एकाएक जो ये माहौल बना कि संविधान में बदलाव होगा, आरक्षण खत्म हो सकता है, तो दलित मतदाताओं ने जो सूचना आई है वो इस हिसाब से आई है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ अपना झुकाव दिखाया। तो एक फैक्टर मुझे ये भी लग रहा है, और दूसरा मुझे फैक्टर ये भी लग रहा है कि जिस ढंग से आकाश आनंद बीजेपी पे हमलावर थे, तो मुझे लग रहा था कि मायावती जी उस पर कंफर्टेबल नहीं थी, मायावती जी पे बीजेपी का प्रेशर रहा होगा, और उस प्रेशर के तहत उन्होंने आकाश आनंद जी को हटा दिया। जहां तक मेरा एक सिंपल एक अनुमान है, अब अंदर क्या बात रही है एकाएक, चूंकि अभी ताजपोशी भी बहुत ज्यादा दिन पहले तो ही नहीं थी, तो उसके बाद इमीडिएट जिस ढंग से उनको हटाया गया है, तो हमको लगता है कि कोई प्रेशर की पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि जिस ढंग से वो सीतापुर में उन्होंने एग्रेसिव होकर भाषण दिया, तो भाषण कहीं बीजेपी के कंफर्ट जोन में नहीं था, बीजेपी उससे परेशान हुई होगी, और बीजेपी को लगा होगा कि ये बहुत ही एग्रेसिव दलित पॉलिटिक्स हो सकती है, तो फिर वो बहन जी पे कोई शायद भाजपा की तरफ से प्रेशर होगा, तो आकाश आनंद को हमको लगता है कि कुछ पदों से मुक्त किया गया है। तो ये एक है, लेकिन इतना तय है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो दलित वोटर हैं वो कहीं ना कहीं अब गालिमा में हैं, और उनके सामने कई चुनौतियां हैं, तो वो एक नए ठौर का तलाश कर रहे हैं, और उस ठौर के तलाश में उनको स्वाभाविक रूप से, जैसे मेरठ से कुछ वीडियो मैंने देखे, बिजनौर और भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों से जो दलित मतदाताओं से जो इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं जी, हम लोग तो हैं वो अब इंडिया गठबंधन की तरफ हमारा वोट जा रहा है, कैंडिडेट चाहे कांग्रेस के हों चाहे सपा के हों, हम उधर वोट कर रहे हैं। तो ये हमको लगता है तत्कालिक कारण हो सकता है। जेपी सर, संजीव जी जो बात कह रहे हैं कि फर्स्ट 2 फेज में उनका कोर वोटर इंडिया गठबंधन की ओर खिसक रहा था, तो इसीलिए अग्रेसिव भाषण दिया, तो बीजेपी के रणनीतिकार को ये क्या पता नहीं लगा कि जितना एग्रेसिव बोलेंगे अपना वोट कंसोलिडेट करेंगे और उन्हीं को फायदा होगा? भाई देखिए, जब भ्रम था संख्या बल का, तब तक तो ये सब चीजें चल रही थी, और जब ये मिथक था कि ब्राह्मण जो है 10-12% है, तो कहीं होता था 15% है, तो कहीं होता था कि ठाकुर जो है 15% है, तो 14% है, तो 12% है। ये सब मिथक बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसने बहुत बुरी तरह से हिंदी बेल्ट में तोड़ दिया है जी। और ये पता चल गया है कि ओबीसी और दलित, और उनमें भी जो कास्ट वाइज वोट जो है, मतलब एक प्रकार से जो है किधर। देखिए, पिछले चुनाव तक तो 5 किलो का राशन दलित, ओबीसी और बहुत से मिडिल क्लास में बोल रहा था सर पर,
लेकिन इस चुनाव में नौकरी और आरक्षण, माने संविधान माने आरक्षण और बेरोजगारी नौकरी, वो इतना निचले स्तर पर चला गया है कि जो दलित पढ़ा लिखा युवा इस बीच में जो पिछले 10 साल में निकला है, उसको भी लग रहा है कि भाई जब नौकरी वही नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, तो हमारा आरक्षण कहाँ रहेगा, और ऊपर से ये बदलने वाले हैं तो चला जाएगा। इस पृष्ठभूमि में आकाश आनंद का सीतापुर का जो फायरी भाषण था, जी उस भाषण के कई नेतार्थ, एक तो उस भाषण से ये जो आपका दलित वर्ग है, इसमें एक जो है और जो है वो इंडिया गठबंधन को जिताने का ओरिएंटेशन पैदा होता है कि मतलब क्या कहते हैं, वही जीत रहे हैं तो उन्हीं को जिताओ ताकि सरकार बदले, और एक बार इनको मौका दिया जाए, जो कह रहे हैं नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद आएंगे, फिर अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे। अब आप खुद सोचिए कि 2012 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में आ गई थी, और 2012 से मैंने बहन जी उसके पहले जो है उन्होंने तमाम ये जो हाथी पार्क और जो है अपने मूर्तियां सब लगवाई थी। उसके बाद 2012 के बाद चुनाव में आप बसपा का ग्राफ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, और बाकी जो इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में खड़ा किया, कुछ लोग जीत भी गए, वो किस तरह जाकर के जो है मुख्य सत्ताधारी पार्टी से जो भी उस समय रही उसके पाले में बैठ गए, इनको छोड़कर चले गए। तो कहने का मतलब है कि ऐसे फायदी स्पीच में उन वोटों का और कंसोलिडेशन उधर हो सकता था। साथ में ये भी था कि जो आखिर जो उसके पहले से बहन जी ने इतनी चुप्पी साध रखी है रहस्यमय, वो क्यों साध रखी है, इस पर समय समय पर जो है बहन जी के बारे में तमाम बातें हैं कि भाई इनके ऊपर जो है सीबीआई ईडी का जो है वो डर जो है वो भाजपा ने जो है उनके सर पर बैठा रखा है, और जहां तक मैं समझता हूं बहन जी जेल जाने की राजनीति नहीं कर, बहन जी कभी सड़क पर उतर करके उन्होंने किसी आंदोलन को लीड नहीं किया है। कांशीराम जी ने जो जमीन बनाई थी, बहन जी ने उसकी फसल काटी, और फसल काटने के बाद जो है वो दिल्ली के जो है लुटियन जोन में अपना जो है आराम फरमा रही हैं। वो अब उस तरह सड़क पर उतरती भी नहीं है, ना अपने कैडर को उतारती हैं, और कैडर में इतना बिखराव है कि मैं प्रयागराज की बात बता रहा हूँ, जहाँ ये दोनों सीटों पर इलाहाबाद में चुनाव लड़ रही है, फूलपुर और इलाहाबाद, और कौशाम्बी में भी बसपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन इनका कैडर कहीं जो है सड़क पर, गांव में, गली में, कूचे में कहीं नहीं दिखाई पड़ा, जो कि पहले इस तरह की चेतना जागृत हो गई थी 2012 के पहले कि वो सब जगह दिखाई पड़ने लगता था चुनाव की घोषणा होते ही एक अलग से। जी इस बार वो कहीं कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको बता दें तो कहीं ना कहीं बहन जी पर फिर नेचुरली वो जो है ऊपर से वो दबाव पड़ा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अगर आप इस तरह जो है करेंगी तो फिर हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि जो जरा सा भी 3-5 करने की कोशिश कर रहा है, ईडी उसके दरवाजे पर है। हालांकि राहुल गांधी ने कल से चुनौती दे रखी है कि ईडी को भेज के सब टेम्पो के पैसे वाली जांच करा लो। अभी तक तो ये कोई सूचना नहीं मिली कि उसने ईडी ने राहुल गांधी का घर खंगाला या अडानी का घर खंगाला। दूसरा कोई मामला होता अडानी अडवाणी उनके अंबानी के मैंने उसके अलावा तो अब तक जो है ईडी जो है और सीबीआई आगे पीछे पहुंच चुकी होती। तो ये स्थिति है सर, और इसमें ये जो चुनाव है, ये चुनाव निर्णायक होगा, दलित राजनीति किस ओर जाएगा, उसकी दशा और दिशा इस बार इस चुनाव के परिणाम के बाद निश्चित रूप से सामने आएगी। क्या दलित वोट बैंक या दलित वोटर्स छत्रपों द्वारा अपने को बार बार बेचे जाने की राजनीति से ऊब गए हैं, और ऊब गए हैं तो उनमें कोई नई लीडरशिप पैदा हो रही है, या वो मुख्य धारा की राजनीति के साथ जो है जुड़ करके फिर पुराने मतलब धरने पर जो है मतलब क्या कहते हैं आ रहे हैं कि जैसे पहले कहा जाता था कि कांग्रेस का वोट बैंक ओबीसी दलित और मुस्लिम ये पक्का है, और बाकी ब्राह्मण है, बाकी लोग फ्लोटिंग वोट हैं, आते हैं जाते हैं। तो जब से दलित वोट और मुस्लिम वोट कांग्रेस से खसका, तब से उसका मुख्य जनाधार खसक गया, क्योंकि इन दोनों के खसकने से ब्राह्मण देवता लोग देखे कि बीजेपी उभर रही तो तुरंत बीजेपी में कूद गया, क्योंकि उनको वैचारिक रूप से बीजेपी सूट करती थी। सूरज जी, हम लोग दलित राजनीति और दलित समाज में बात कर रहे हैं, और बाबा साहब जो पार्टी बनाए थे उन्होंने सबका मैनिफेस्टो जारी किया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी,
रिपब्लिकन पार्टी का भी, और उन्होंने तो रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज भी स्थापित की थी कि नेता बनने के लिए क्या क्या जरूरत है उन सिखलाएंगे, बाकायदा सिलेबस भी बनाया था। इतनी लंबी जर्नी रही, एक स्टेट इंटरवेंशन से मिडिल क्लास खत्म हुआ। लेकिन आजकल नेता लोग जो है वो ना कोई मैनिफेस्टो देता है, ना कोई कमिटमेंट करता है, सिर्फ 4-5 सीट चाहिए, हमको 2 चाहिए, 3 चाहिए। आप बिहार के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा कि अस्मिता की राजनीति शुरू हुई थी, धार्मिक अस्मिता भी स्ट्रांग होती गई और बीजेपी अल्टीमेटली लंबे समय से पावर में। कैसे देख रहे हैं पूरे दलित राजनीति को, किस दिशा में जा रहा है? मुझे तो देखिए, लगता है समाज किसी और डायरेक्शन में है, नेता कोई और डायरेक्शन में। नहीं, पहली बात तो आपने बाबा साहब की बात की। बाबा साहब एकेडमिक ओरिएंटेशन के नेता थे। उनका जो ओरिएंटेशन शुरू होता था वो प्योरली एक प्लान और रिटन डॉक्यूमेंट और उस पर बहुत वो आधारित रखते थे। आजकल जो मिसिंग, बल्कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ आप दलित राजनीति क्यों कहेंगे, जितने राजनेता हैं उनको पढ़ने पढ़ाने में अधिक दिलचस्पी नहीं रहती। जहाँ तक सवाल है दलित अस्मिता की, देखिए जैसे संविधान में SC ST बना तो दलित अस्मिता तो बनी, लेकिन कुछ जगह जैसे तेलंगाना में हम देखते हैं दलित समुदाय में ही 2 जबरदस्त फार है और आपस में बहुत ही कंपटीशन। अभी जो स्थिति है, जो अभी आदरणीय JP सिंह साहब बोल रहे थे, वो जो बात उसको मैं आगे बढ़ाऊं कि अभी जो तमाम दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको लग रहा है कि संविधान खतरे में, उनको लग रहा है कि उनका आरक्षण खतरे में, और कोई भी राजनीतिक दल जो लोगों की जो भावना है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है अपनी बातचीत में भी, अपने भाषण में भी। डॉक्यूमेंट तो बाद में छोड़ दीजिए कि घोषणा पत्र, ये तो संयोग है कि मोदी जी कुछ झूठ बोलकर और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को उन्होंने अटैक किया तो कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र चर्चा में आ गई। पहली बार घोषणा पत्र पर इतना बहस देश के इलेक्शन के दरमियान हुआ। नहीं तो ये बहुत ही औपचारिक, महज औपचारिकता होती है कि लोग जारी करते हैं और उसमें क्या बात है वो भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ 77 में ये जो मंडल कमीशन बना था वो प्योरली इस बात पर, जो प्रेशर ग्रुप था, जो अधिकांश बैकवर्ड क्लास के MPs जीते थे, लालू जी भी पहली बार जीते थे उस लोकसभा चुनाव में, तो ये लोगों का, जितने सांसद थे उनका मुरारजी भाई के पास डेलीगेशन गया था कि आपने प्रॉमिस किया है कि आप पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट को जारी करें। उस समय तक तो पहला रिपोर्ट काका कालेलकर का रिपोर्ट से पाया था। तो एक फैसला मुरारजी भाई ने लिया कि चूंकि ये 20 साल पुरानी हो गई है तो हम एक नए सिरे से एक कमीशन बनाएंगे, और वो दायित्व BP मंडल को दिया गया था। लेकिन वो जो दायित्व दिया गया था और वो जो कदम उठाया गया वो मुख्यतः घोषणा पत्र, चूंकि जनता पार्टी की घोषणा पत्र में वह थी। अब आते हैं आखिरी में मैं आकाश आनंद की बात करता हूँ। आकाश आनंद जो भाषण दिए वो एक तरह से जो तमाम दलित जो यूथ है उसकी दिल की बात का रिफ्लेक्शन था, और वो इतनी जोरदार ढंग से था कि लगा कि जो बसपा है जो हाशिए पर चली गई है वो कहीं खड़ा नहीं हो जाए। अब इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या है मुझे नहीं मालूम। एक रणनीति तो जो हमें समझ में आ रही थी कि बीएसपी कुछ वोट काटे जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान, और जो वोट कदापि भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा सकती थी। लेकिन अभी जो JP सिंह सर ने कहा कि इसका असर उल्टा हुआ कि वो भाषण इतना अधिक प्रभावशाली रहा कि दलितों को लगा कि हमें इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहिए। शायद यही इंटरप्रिटेशन बीजेपी का हो और दबाव आया हो बहन जी पर कि आपने जो दायित्व दिया है उसको तुरंत वापस लें और उनको जो आपने उत्तराधिकार घोषित किया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें, और उन्होंने ऐसा ही कदम उठाया। लेकिन फिर इसका असर और भी उल्टा हुआ। जो आकाश आनंद चूंकि दलित के पढ़े लिखे वर्ग के थे और जो उनके भाषण की शैली थी और बोलचाल की जो शैली थी जो हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं वही थी, और उनको जो साइलेंस मोड पे किया गया है ये बसपा के लिए और ही घातक सिद्ध हुई है। और मैं समझता हूँ तमाम दलित वोट जो है इंडिया गठबंधन की ओर जा रही है। ऐसी मेरी समझ है, और शायद संजीव सर भी और
जेपी सिंह से। संजीव जी, जी बिहार में एक जगजीवन राम थे, कांग्रेस के लीडर थे, बड़ी स्टालवर्ट लीडर थे, और उनके एफर्ट से जो रिजर्वेशन, जो थ्योरेटिकल डायमेंशन था, उनको प्रैक्टिकल में उतारने में जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे लोगों, राजीव गांधी की भूमिका थी। अब आपके यहाँ तो मांझी जी हैं, उधर चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी एक समय था कि बड़े नेता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो तो जाके बीजेपी में एनडीए के साथ वो मिल गए। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ फॉल्ट हो रहा है? क्या समाज ही ऐसा है? कोई आरजेडी सपा ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया, इनका कोई घोषणा पत्र नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जात के नाम पे मुझे वोट दे दो, कोई एजेंडा नहीं। देखिए, इसके 3 पक्ष हैं। एक तो 1980 के बाद जो दलित पॉलिटिक्स में एक जो उभार आया, जिसको आप कह सकते हैं कि कई राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में, देखिए दक्षिण भारतीय राज्यों में एक जो सोशल जस्टिस मूवमेंट था वो 1940-50 से जो चल रहा था, उसमें दलित और पिछड़े सारे उसमें शामिल थे। लेकिन उत्तर भारतीय जो क्षेत्र था उसमें महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और जो हिंदी पट्टी है इसमें एक दलित कंसिस्टेंस आया, पॉलिटिकल कंसिस्टेंस आया। और उसके साथ साथ इनको 2 तरफ से चुनौतियां मिली दलित पॉलिटिकल कंसिस्टेंस को। एक चुनौती मिली कास्ट जो एक डोमिनेंस था, वो तो डेफिनेटली इसका विरोध करेगा कंसिस्टेंस का। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती दलित पॉलिटिकल कंसिस्टेंस को मिली वो मिडिल क्लास पीजेंट्री कास्ट से मिली, और जो 1990 के बाद डोमिनेंट थे उत्तर भारत की राजनीति में, और खास करके वो ओबीसी मजबूत जातियां जिसमें यादव हैं, कुर्मी हैं, ये भी दलित कॉन्सियसनेस के अगेंस्ट रहे। बिहार में एक दलित नेता के रूप में आपको रामविलास जी नजर आए, उत्तर प्रदेश में काशीराम जी, और उनके बाद बहन जी ने लेगेसी संभाला। अगर आप उधर ले लीजिए महाराष्ट्र में तो प्रकाश अंबेडकर जो है एक लीडर अभी भी है, बहुजन विकास अघाड़ी नाम का पार्टी चलाते हैं, रामदास अठावले। इनका जो उभार, जो दलित पॉलिटिकल कंसिस्टेंस आया, तो इसको ये सस्टेन नहीं कर सके दलित पॉलिटिक्स रूप में। और एक टाइम टू टाइम इन्होंने क्या किया कि जो अपर कास्ट जो डोमिनेंट जो ग्रुप था, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व करती थी, उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस शुरू कर दिया। अगर देखिएगा तो बहन जी 1990 के दशक में बीजेपी के साथ पॉलिटिकल अलायंस करती हैं। अगर आप देखिएगा तो रामविलास जी भी उस दिशा में धीरे धीरे चलने लगे थे, और उनका पॉलिटिकल अलायंस तो खुला ही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो उनके जो पुत्र हैं। और जो तीसरा प्रकाश अंबेडकर साहब अगर डायरेक्ट नहीं रहा तो इनडायरेक्ट वे में वो बीजेपी की मदद करते रहे हैं, इसमें कोई आप इनकार नहीं कर सकते। अभी भी जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है और जो समझौता नहीं हुआ है इंडिया अलायंस में, और जिस ढंग से कुछ मामलों पे उड़े रहे, तो उससे साबित हो गया। और 2000 के दशक में अगर देखिएगा तो एक और जो दलित नेता अठावले साहब जो थे महाराष्ट्र के, वो बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया। तो पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक दलित पॉलिटिकल कंसिस्टेंस को डबल चैलेंज मिला। आप देखिएगा हर जगह पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक दलित जो पॉलिटिकल कंसिस्टेंस को मिडिल क्लास पीजेंट्री कास्ट ने भी बहुत दबाया। तमिलनाडु में ब्राह्मण वर्सेस दलित की लड़ाई नहीं है, वहां है थेवर वर्सेस दलित, बनियार वर्सेस दलित, गौंडर वर्सेस दलित, ये सारे मिडिल क्लास पीजेंट्री हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार में ले लीजिएगा तो यादव वर्सेस दलित, मुस्लिम कुर्मी वर्सेस दलित आपको मिलेगा। तो ये जो एक पॉलिटिकल पोजीशन बनी, उसमें दलित को 2 फ्रंट पे दलित पॉलिटिकल कंसिस्टेंस को लड़ना पड़ा। उसमें कई जगह हम देखते हैं कि दलित लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से समझौता करते हुए नजर आते हैं। जैसे रामविलास जी हैं, रामविलास जी ने अपर कास्ट भूमिहारों के साथ एक अलायंस किया उत्तर बिहार के अंदर। उसी ढंग से बहन जी ने ब्राह्मणों के साथ अलायंस किया। अगर आपने देखा होगा हाथी नहीं गणेश है जो नारा आया था, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये 2010 वर्ष के पास 7 के पास नारा लगा था। तो ये जो एक जो अलायंस बना, तो दलित पॉलिटिक्स का एक डालिमा है अभी तक कि वो क्या आगे करेंगे, क्या उनका दिशा है। और दूसरा, दलितों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई दलित पॉलिटिक्स में कि जितने दलित लीडर थे उन्होंने अपने अपने जागीर डेवलप कर लिए, और उस जागीर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग अलायंस किया। जैसे मैं बिहार की बात करता हूँ, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई आम दलित क्लेम कर ही नहीं सकता, और रामविलास जी का परिवार कहता है कि हमारा जागीर है। समस्तीपुर सीट है तो रामविलास जी का परिवार कहता है हमारा जागीर है, यहाँ कोई दूसरा दलित नहीं लड़ेगा, प्रिंस पासवान लड़ेगा, कभी रामचंद्र पासवान लड़ते थे तो कभी पशुपति जी आ गए, और अभी जो 2 नेता आए हैं वो जागीरदार ही हैं, दलित जागीरदार हैं। सनी हजारी एक दलित जागीरदार के बेटे हैं,
और दूसरी तरफ वो अशोक चौधरी की जो बेटी हैं वो भी जागीरदार है दलित में। तो ये जो जागीर बन गया दलित पॉलिटिक्स में, कुछ फैमिली जो दलित पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने लगे। ऐसे ही सासाराम है, मीरा कुमार जी लेगेसी लेके चलती रही। कोई और भी कांग्रेस ने किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी दूसरे दलित को वहां खड़ा कर सके। तो ये जो एक दलितों की जो अपना छोटे छोटे पॉकेट्स में जो जागीर बना, ये भी दलित पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं नुकसान किया है। और आम दलित जिसके अंदर पॉलिटिकल कंसिस्टेंस है, जिनको लड़ने का मौका मिलना चाहिए, जिनको पॉलिटिकल प्रोसेस में आना चाहिए, उनको रोका गया। तो ये एक दलित पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी है। अब देखिए कि आप पूरे देश में ले लीजिए, हर जगह आपको दलित वर्सेस मिडिल क्लास, गुजरात में चले जाइए पटेल वर्सेस दलित है, हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाइए जाट वर्सेस दलित है, जाट वर्सेस जाटव हो जाता है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए यादव वर्सेस कुर्मी वर्सेस दलित हो जाएगा। तो ये जो एक मिडिल क्लास पीजेंट्री जो बहुजन की पॉलिटिक्स, जो किसी जमाने में एंटी ब्राह्मणिकल जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था, जिसके अगेंस्ट बहुजन पॉलिटिक्स थी, जिसमें पिछड़े और दलित इकट्ठे थे, वो 1990 के बाद डिवाइड हो गए। और वो 1990 के बाद जो कुछ मिडिल क्लास पीजेंट्री ने जो नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल ग्रुप्स पे स्ट्रॉन्ग रूप से उभरे, तो उनका भी दलितों से एक टकराव हुआ। तो ये एक दलित पॉलिटिक्स के सामने अब एक बहुत बड़ी समस्या है कि करें तो क्या करें। और उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के अलावा मुझे कोई चारा नहीं दिख रहा है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे बहन जी हो, चाहे रामदास अठावले जी हो, या किसी ना किसी मजबूरी में या तो अलायंस किए हैं या सत्ता के नजदीक करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से इनको सत्ता चाहिए, मेरा ये मानना है। जेपी सर, जो संजीव जी बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि दलित का जो इमर्जेंट पॉलिटिकल एस्पिरेशन जिसके पास था, उसको जो स्पेस बैकवर्ड पॉलिटिक्स से नहीं मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और इस वजह से मजबूरी में राइट विंग, अपर कास्ट डोमिनेटेड राइट विंग के साथ उनको समझौते करने पड़े। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल संजीव जी दे रहे हैं। और दलित का सवाल तो लैंड के साथ भी जुड़ा हुआ है ना, जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। सस्ता मजदूर सबको चाहिए होता है, जिनके पास जमीन होगी जाहिर है उसको चाहिए। वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है? देखिए सर, उत्तर प्रदेश बिहार की दलित पॉलिटिक्स और पूरे बाकी देश की दलित पॉलिटिक्स में मेरे हिसाब से काफी अंतर है, और जगह जगह के अनुसार उसमें है। संजीव भाई ने बहुत सही सब बात कही है, लेकिन इसमें कुछ और भी बातों को जोड़ा जाना जरूरी है। देखिए, ये जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में दलित बनाम ओबीसी कब से हुआ? जब से नक्सलियों का उभार हुआ। और नक्सलियों के उभार के लिए जो कामरेड विनोद मिश्रा थे, उन्होंने भोजपुर क्षेत्र को ही अपना जो है वो क्या कहते हैं वो बनाया था। और आज भी भोजपुर के जो है तमाम इलाकों में आपका जो है दलित जनाधार जो है वो क्या कहते हैं वो मैक्सिमम जो है वो माले के साथ जुड़ा हुआ। तो इस बात को माने या ना माने जी। दूसरी बात, दलित कितने महत्वपूर्ण हैं आप इस तथ्य से समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने दलित छोड़ के बाकी जल्दी जो है वो किसी को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया। ये खड़गे जी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी ने जब सिंडिकेट तोड़ के इंडिकेट बनाए, तो जो इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस बाबू जगजीवन राम को बनाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर जो है हमारे साथ जो है दलितों का बेस वोट बैंक जो है क्या कहते हैं नहीं आया साथ में, तो हमारे लिए राजनीति में सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन अब होता है कि जब आदमी चुनाव जीत जाता है, तो जो बहुत सी बातें जो पहले वाली होते हैं, उसमें बहुत सी बातें वो तमाम बीच में दूसरे लोग पैदा हो जाते हैं, ज्ञान देने वाले, और वो मतलब आपस में जो है विग्रह कराने वाले। नतीजा ये हुआ कि जब इमरजेंसी लगी और उसके बाद जब जनता पार्टी बनी, तो जगजीवन राम जो है वो कांग्रेस छोड़ करके जो है वो क्या कहते हैं जेपी के साथ चले आए। दूसरा, बिहार में राम सुंदर दास भी संभवतः दलित मुख्यमंत्री थे। जी जी। लेकिन राम सुंदर दास जरूरत से ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं सरल आदमी थे, तिकड़मबाज नहीं थे। वो कर्पूरी ठाकुर की तरह भी नहीं, मतलब कर्पूरी ठाकुर वो उनको आप एक ही श्रेणी में रख सकते हैं। और जो आपका समाजवादी पार्टी का शुरू से जो सत्ता लुप्ता वाले नेता जो समाजवादी पार्टी में घुस गए थे, उन्होंने पूरे समाजवादी पार्टी का जो है कबाड़ा करके रख दिया। आपको बता दो, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश। तो अब आप ये सोचिए कि जब आजादी के बाद पहला जो है केरल में चुनाव हुआ था, तो वहां समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और जब उन्होंने गोली चलवाई है वो हुआ कि भाई इस्तीफा दो, ये करो। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी वहां गई कि वहां खाता खुलना मुश्किल हो गया केरल में, आपको बता।
तो समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग घुस गए जिन्होंने समाजवादी पार्टी को पटरी से उतार दिया, और समाजवादी पार्टी में भी लगातार विचारधारा का जो है वो संघर्ष था कि एक थोड़ा कट्टर समाजवादी थे और एक जो है लिबरल समाजवादी थे। अब लिबरल समाजवादी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी टूट करके बनी थी, उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो क्या कहते हैं, कांग्रेस से हार्मनामिंग करते रहते थे, आपको बता। और बाद में तमाम लोग उसमें शामिल भी हो गए, जिसमें चंद्रशेखर भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे, आपको बता। वो भी इधर से उधर गए, अशोक मेहता थे, तो बहुत से लोग थे जो इधर से जो है मतलब से वो जो है जाकर के उनकी गोद में बैठ गए। तो कहने का मतलब वैचारिक रूप से जो है जो दृढ़ता का अभाव था। जयप्रकाश नारायण स्वयं भी बहुत लिबे टाइप के आदमी थे, आपने बता रहे, चाहे उनको जितना कोई महान कहे। बिहार के जो ये समग्र क्रांति आंदोलन की बात होती है तो चाहे उसको हम जितना हाई पिच पे रखें, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि केदार पांडे ने जो वहां परीक्षाओं में इतना जबरदस्त जो है वो क्या कहते हैं नकल रुकवा दिया था कि जो 10-10 पन्ने में रिजल्ट बिहार का निकलता था और 1.5 कॉलम में निकलने लगा, आपको बता। और मैंने स्वयं वहां के जो है स्टूडेंट लीडर का भाषण सुना गया, हम तो नकल करबे करेंगे, तो हम फलाना होगा, तो हम गोलियां खाएंगे। ये किसी ने नहीं कहा कि हमको 6 महीना साल भर समय दीजिए, हम पढ़ के इम्तहान देंगे। और वहां के जो प्रोफेसर लोग थे वो भी कहते थे, अरे चीट तो होइबे करेगा, काहे परेशान हो। मैं प्रयागराज में पढ़ता था, इलाहाबाद में, और मेरे भाई लोग सब बक्सर में पढ़ते थे। वो कहते थे, कहाँ तुम इलाहाबाद में फंसे हुए हो यार, यहाँ आओ, घर में कॉपी ले जाओ, लिख के जो है ला करके जमा कर दो। ये स्थिति जो है मतलब बिहार की थी, आपको बता दे। तो जो समग्र क्रांति है ना, वो नकल क्रांति का जो है समझिए दूसरा रूप था मेरे हिसाब से। मैं बहुत ही निष्ठुरता के साथ ये बात कह रहा हूँ। और ये जितने लालू प्रसाद से लेके नीतीश कुमार थे, ये सब नकल क्रांति की उपज हैं, आप बता रहे, कोई ओरिजिनल नहीं। चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, आपसे बता रहे कि बता दे कि बिना नकल के खिलाफ जो वो था उसका जो है उन्होंने वो किया कि नहीं किया, मतलब उसका जो है वो समग्र क्रांति में सैद्धांतिक मुलम्मा चढ़ गया। और बारी विपक्ष से लेकर आरएसएस के लोग कूद पड़े कि इसके आड़ में जो है कांग्रेस को हटाने का जो है मौका मिल जाएगा। कहने का मतलब कि दलित जो उभार 2007 में इतना जबरदस्त हुआ कि पहली बार उत्तर प्रदेश में सर्व समाज ने दलित लीडरशिप को अपना लीडर माना, आपसे बता। अदरवाइज जो है दलित लीडरशिप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि दलित लीडरशिप अगर किसी प्रकार ऊपर पहुंच भी गई तो बाकी जो नीचे वाले जो उनके जो है सर्व समाज वाले थे, वो किसी न किसी तरह से साजिश करके उसको पटरी से उतार देते। लेकिन बहन जी ने इस शुभ अवसर का लाभ जो है उठाने के बजाय वो अपने व्यक्तिगत उसमें लग गई। नतीजा ये हुआ कि 2007 से 2012 और 12 के बाद जो इनका जो है गिरावट, लगातार गिरावट होना शुरू हुआ, वो अभी तक जारी है। अब इन्होंने आकाश आनंद को बनाया, और आकाश आनंद ने जो भी बातें भाषण में कही उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, कुछ भी असंसदीय नहीं कहा, हकीकत बयान की। लेकिन अब यही है ना कि मतलब जो सत्य जो है वो तो सबसे ज्यादा कड़वा होता है, अपनी सत्य जो है कोई बर्दाश्त नहीं करता। ऊपर से भाजपा जिसके हाथ में ईडी की चाबुक है, वो तो और नहीं बर्दाश्त कर सकती है, आपसे बता। तो अब जो हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन बसपा ने एज ए पार्टी अपने ताबूत में एक बहुत जबरदस्त कील ठोक ली है, जिससे कैसे उभरेगी ये देखने वाली बात है। जी सूरज जी, आपके ग्रैंडसन बीपी मंडल साहब सीएम भी थे, और एक बार जब सीएम थे तो बेगूसराय रिफाइनरी में जो है ना वो क्या तेल रिस रहा था तो गंगा में आग लग गई थी। जरा वो प्रकरण सुना दीजिए। और संदर्भ ये है कि जातिवाद का जो दंश है वो थोड़ा सा ओबीसी वाला कम सहता है, दलित ज्यादा सहता है। ओबीसी को थोड़ा सा प्रिविलेज है, ये थोड़ा सा अपर कास्ट भी रहता है, थोड़ा सा जातिवाद का विक्टिम भी, लेकिन दलित सबसे निचली पायदान पे है। तो संजीव भाई जो बात कह रहे हैं कि जो इमर्जेंट दलित पॉलिटिकल एस्पिरेशन सब था, क्या उसको बैकवर्ड पॉलिटिक्स में वो स्पेस नहीं मिला जिसकी वजह से उनको बीजेपी और अपर कास्ट पॉलिटिक्स से समझौता करना पड़ा? मैं 2 प्रकरण सुनाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अनुमति दें। पहली बात तो ये है कि जब बीपी मंडल को पढ़ने के लिए जाना पड़ा स्कूल, तो उस समय दरभंगा में राज दरभंगा का स्कूल था, जो कि बड़े लोगों का, और उस जगह पे चूंकि ये जमींदार परिवार से थे तो इनके साथ इनका खानसामा और मैनेजर 2 आदमी साथ में बचपन में ही स्कूल में गए। और इन्होंने अपने प्रकरण में कहा कि ये उसके हॉस्टल में नहीं रह के अलग से वो वहाँ एक आवास लिए और वहाँ रहते थे।
तो इसमें कहा गया कि इसलिए अलग से रहते थे क्योंकि वो जमींदार थे, तो उनका रईसी था, बाकी बच्चों के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन दरअसल हुआ क्या था कि वहाँ उस स्कूल में उस समय मूलतः ब्राह्मण छात्र ही थे और कुछ सवर्ण थे, ठाकुर साहब लोग थे, और कोई वहाँ जल्दी एडमिशन था ही नहीं। यादव तो कोई था ही नहीं, पिछड़ा वर्ग था ही नहीं, दलित की तो बात छोड़ दी। तो वहाँ उनको खाने के लिए एक अलग से जगह पे बैठने के लिए कहा गया, जो लाइन से जो बच्चे उस समय जमीन पे बैठ के खाते थे। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, और चूंकि मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ बचपन से, हम लोग कभी भी जब मेरे सामने भी जो मेरे मैनेजर वगैरह थे सवर्ण जातियों से ही थे, मेरे सामने नई कुर्सी पे बैठते थे, तो हम तो वो उस मानसिकता में भी रहे हैं। आज हम दुनिया के दौर को देखकर दूसरी तरह से भी सोचें। तो उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब वो बरौनी में रिफाइनरी है और इंडियन ऑयल की बहुत बड़ी एक वहाँ पर है, उसमें से ऑयल का रिसाव हो गया था गंगा में और उस पर आग लग गई थी, और वो आग लगी रही दूसरे दिन भी। और वो जो है उस पर अखबारों में छपा, और हाउस में जो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं अभी लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि जब शूद्र बनेगा मुख्यमंत्री तो और क्या होगा, गंगा में आग लगेगी। तो इन्होंने कहा उठ के कि हाँ गंगा में आग लगेगी, लेकिन आग अभी गंगा में नहीं आपके दिलों में लगी है, क्योंकि मैं ताल ठोक के मुख्यमंत्री बना हूँ और रहूँगा। तो एक तो वो कभी डरते नहीं। दूसरा प्रकरण मैं सुनाना चाहूँगा कि जब चरण सिंह की सरकार बिना हाउस पेश किए हुए रेजिग्नेशन चरण सिंह ने दे दिया और उन्हें कहा गया कि आप काम चलाओ प्रधानमंत्री बने रहे, तो बाबू जगजीवन राम ने दावा पेश किया कि मेरे पास कम से कम 230 सांसद हैं और मुझे अपने मेजॉरिटी को सिद्ध करने के लिए मौका दिया जाए। और उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश से थे, और जो एक मानसिकता है वहाँ पर अगर आप जाएं, आज भी आंध्रा में जाएं, तो जो रेड्डी समाज के लोग हैं उसी तरह सामंती और उनका बर्ताव है, और ख़ास तौर से दलितों के प्रति, बहुत ही पिछड़ों के प्रति भी बहुत खराब बर्ताव आज भी। तो ये कई सांसद मिल के नीलम संजीव रेड्डी साहब से जब प्रार्थना किए तो उन्होंने कहा कि मैं पहले आपको मौका दूंगा अपने मेजॉरिटी सिद्ध करने का, उसके बाद ही भंग करूंगा लोकसभा, क्योंकि 2 साल 6 महीने बचे हुए थे और कांग्रेस उस समय डिमांड कर रही थी, इंदिरा जी डिमांड कर रही थी कि हाउस को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव घोषित किया। और नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि पहले मैं आपको मौका दूंगा, और ये दायित्व जो था सांसदों को जुटाने का, उस समय बीपी मंडल साहब 21 जनपद पे रहते थे और वो बाबू जगजीवन राम से काफ़ी नज़दीक थे, और उनके एक तरह से जो मेन स्ट्रैटेजिस्ट थे वो बीपी मंडल साहब थे। और आप मेरे साथ थे उस दिन जब उनके पुराने पीए से हम लोगों की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि किस तरह से टेलीफोन पर घंटों बैठ के और बातचीत करके, और 230 सांसदों की सूची नीलम संजीव रेड्डी साहब को भेजी गई, लेकिन 11 बजे रात को बिना किसी सूचना के लोकसभा भंग कर दी गई और नए चुनाव की घोषणा कर दी गई, और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए कहा गया। इस प्रकरण से काफ़ी सदमा पहुंचा था, न सिर्फ बाबू जगजीवन राम को, बल्कि मैं समझता हूँ बीपी मंडल साहब को भी, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत बातचीत में भी और पब्लिक डोमेन में भी स्टेटमेंट दिया था कि मैं पहले दलित को प्रधानमंत्री इस देश का बनाने में कामयाब नहीं हो सका। तो ये उनकी सोच थी। और 1952 का भाषण मैं शेयर करूंगा कि वो किस तरह से वो भाषण दिए थे कि 1952 में पहली बार 36 साल या 32 साल की उम्र में वो मधेपुरा से विधायक थे, तो उन्होंने उनका जो फर्स्ट स्पीच है उसमें बैकवर्ड क्लासेस को किस तरह से स्थान मिलना चाहिए राजकीय नौकरियों में, उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। वो मैं आपने ही मुझे भेजा था वो भाषण। तो ये बातें थी। तो दलित जो राजनीति आज है उसमें जरूरी है कि दलित राजनीति कामयाब तभी हो सकती है जब उसका एक तालमेल बनेगा, या तो पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय से या पूरी के पूरी पिछड़े वर्ग से। अगर नहीं तालमेल बनता है तो जो संजीव सर ने कहा वही होगा, वो जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी जैसे जो पार्टियां हैं
जो मूल रूप से जो मनुस्मृति आधारित अपनी राजनीति करती है, उनके सहयोग से वो सत्ता में आने का प्रयास करेंगे, और किए भी। और ये बात साबित होती है श्री रामविलास पासवान जी के लिए। और मैं बता दूं सर आपको कि रामविलास जी को हाजीपुर से हराया भी था, तो जो मुख्यमंत्री जो बिहार के बने थे रामसुंदर दास जी, उन्होंने उनको 2 बार पराजित किया था। तो ये था कि ये उनका एक पारिवारिक ये एक तरह से क्लेम बन गया था हाजीपुर, लेकिन वो क्लेम उतना पुख्ता नहीं था जब तक रामसुंदर दास जी एक्टिव थे राजनीति में। जी सर। मेरी अपनी समझ है कि दलित इमेंसिपेशन का जो सवाल है सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। कॉमनल पॉलिटिक्स में तो उनको मनुस्मृति में जाना ही। इधर समाज में हलचल, संविधान और आरक्षण मुद्दा बन गया है, लेकिन नेता लोग जो है उनको अपने सांसद बनना है, मिनिस्टर बनना है, उसमें लगे हुए, कोई एजेंडा सेटिंग लीडर्स नहीं कर रहे हैं। ये तो बात मैं कहूंगा, सोशल एक्टिविस्ट जरूर एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं। ये दो डायरेक्शन मुझे दिख रहा है, समाज में हलचल है और नेता इधर इधर भाग रहे हैं। क्या होगा भविष्य में, इसकी क्या संभावना है? क्या समय नया नेतृत्व पैदा करेगा? संजीव जी, एक छोटी टिप्पणी कर दूं डॉक्टर साहब। वो मैं आज एक कहानी शेयर किया हूँ कि गांव में एक बैलगाड़ी जा रहा था, बैलगाड़ी के बीच में कुत्ता जा रहा था और कुत्ते को बराबर लग रहा था कि मैं ही बैलगाड़ी को खींच रहा हूँ। और जब वो थोड़ा उसको मन में आया कि हम सुस्ताल हैं, तो वो जब साइड हुआ फिर भी देखा कि बैलगाड़ी तो जा ही रही है। आज जो भारत में चुनाव हो रहा है वो विपक्षी पार्टियां नहीं लड़ रही, देश की जनता लड़ रही है। और ये बात मैं इतने ही गंभीरता से कह रहा हूँ, पूरे अपने जिम्मेदारी के साथ, कि मैं कॉलेज में स्टूडेंट से और हर तबके के टीचर से आज बात किया और यही वक्तव्य उन्होंने दिया। तो एजेंडा सेटिंग उनका और उम्मीदवार कोई नहीं देख रहा है, यहाँ तक कि बोल रहा है कि आप कुछ भी खड़ा करें, हम वोट तो बीजेपी को हराने के लिए देंगे, ये नैरेटिव चल रहा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि संविधान खतरे में, सिर्फ इसलिए नहीं कि आरक्षण खतरे में, इसलिए भी कि पूरे के पूरे देश की अस्मिता और देश जो है खतरा में। देश में का मतलब ये, मैं वो भी बात कर रहा हूँ जो आर्मी को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है, इकोनॉमी को जिस तरह से हैंडल किया है, सभी कुछ आ रहा है। सर आप जी संजीव जी, देखिए जो आपने सवाल पूछा ना, उसके सामने एक नई चुनौती इस देश में ये खड़ी हो गई है कि आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि 2000 के बाद जो इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें कुछ आर्थिक घेरेबंदी इतनी ज्यादा हो चुकी है और इतना ज्यादा पैसे का खेल हो गया है कि उसमें आप नॉर्मल एक आंदोलन से निकले हुए लीडरशिप या आंदोलन से खड़े हुए किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा के लिए जगह कम बच रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो देश भर के चाहे जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनका नेतृत्व चाहे जो भी हो, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे दलित जाति का हो, वो कहीं ना कहीं कारपोरेट घरानों के पास जाके हाजिरी लगाता है। तो मसला सिर्फ ये नहीं है, ये तो अलग अलग जागीर तो लोगों की बटी गई है। मसला ये है कि जो कुछ घराने जो जिस ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी सर ने जगनमोहन रेड्डी की बात करी। अब रेड्डी मान के चलिए एक पीजेंट्री कास्ट है, लेकिन उनको भी बड़े कारपोरेट घरानों के सामने हाजिरी लगानी पड़ती है पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। स्टालिन जो हैं जाति से पिछड़ी जाति के हैं, नाई बताया जाता है करुणानिधि को, लेकिन आप देखिए कि क्या वो कॉर्पोरेट से बाहर है, उनको भी कॉर्पोरेट के पास हाजिरी लगानी पड़ती है। और तो और जो लेफ्ट ग्रुप है, पिनियारी विजयन पे कितने आरोप लग रहे हैं, और अडानी साहब को जो वहाँ एक जो पोर्ट मिला है वहाँ इतना आंदोलन चल रहा है, लेकिन विजयन साहब वहाँ अडानी साहब के साथ खड़े हैं। जो एक लेफ्ट ग्रुप का चीफ मिनिस्टर जो है अडानी के साथ वहाँ पे खड़ा है। कोचीन के पास जो एक बहुत बड़ा कौन सा एक पोर्ट अडानी के हवाले किया गया है, तो वहाँ पे जो सरकार है पूरी की पूरी लेफ्ट की सरकार अडानी साहब के साथ है। अब इसी ढंग से आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश में जो सोशल जस्टिस के बड़े मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, अब जेपी सिंह जी कहते हैं कि अमर सिंह ने अनिल अंबानी को उनके नजदीक लाया, चाहे जिसने भी लाया, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे उसको अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, एक अंबानी ब्रदर्स ने उनको कंट्रोल तो किया ही ना।
तो ये एक जो हो गया है कि इसी ढंग से जब बहन जी पावर में आई थी तो उत्तर प्रदेश दो बड़े अधिकारी जो थे, जो मुलायम सिंह के भी कभी नजदीक होते थे, कारपोरेट घरानों के भी नजदीक थे और बहन जी के बहुत नजदीक वो अधिकारी थे, उन्होंने भी बहन जी की ट्यूनिंग इन कारपोरेट घरानों से करवाई जो बॉम्बे में बेस्ड थे, गुजरात बेस्ड थे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है देश में वैचारिक लड़ाई के अंदर कि ये जो कॉर्पोरेट घराने अब पहले कॉर्पोरेट जो था पॉलिटिकल घरानों के बाहर खड़ा होता था, इंतजार करता था, घंटों इंतजार करता होता था, फिर उसको टाइम मिलता था पॉलिटिशियंस से, पॉलिटिशियंस अपने शर्तों पे कॉर्पोरेट घरानों के काम करता था। आज की डेट में है कि देखते होंगे कि आप चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, चाहे वो दलित चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर है, चाहे अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर है, उसका एक फोटो आ जाएगा चीफ मिनिस्टर बनने के 10 दिन पहले कि बॉम्बे में जाके उन्होंने मुकेश अंबानी के साथ मीटिंग करी और मुकेश अंबानी ने राज्य के अंदर इतने इन्वेस्टमेंट का उनको वो दिया है, वादा किया है। तो क्या ऐसा कभी सोचे थे 1980 के दशक में? धीरू भाई अंबानी घंटों बैठे रहते थे, उनको गलती से पता चल गया कि बीपी सिंह इनकम टैक्स की टीम भेज रहे हैं, तो धीरू भाई अंबानी को लकवा ही मार गया। वो जमाना भी था इस देश के अंदर कि धीरू भाई अंबानी को कहते पहली बार जो पक्षाघात हुआ था वो बीपी सिंह के डर से हो गया था कि बीपी सिंह कहते थे कि किसी ने सूचना दे दी थी यहाँ से कि कोई इनकम टैक्स की टीम आ रही है बॉम्बे में आपके यहाँ छापामारी करने। तो अब हर जाति का नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो दलित पॉलिटिकल ग्रुप हो, चाहे वो बैकवर्ड पॉलिटिकल ग्रुप हो, चाहे अपर कास्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स हो, और चाहे जिस पार्टी का जो जातियां डोमिनेंट हो, वो कॉर्पोरेट के सामने हाजिरी लगा रही है। तो किसी भी आंदोलन, किसी भी पॉलिटिकल जो एक जो विचार या उसके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कॉर्पोरेट के प्रभाव से कैसे निकलेंगे। जो हर जगह, क्या ममता बनर्जी ब्राह्मण है, कॉर्पोरेट के प्रभाव में है, क्या नवीन पटनायक कायस्थ हैं, कॉर्पोरेट के बिना नहीं चलते। तो ऐसे ऐसे अगर अलग अलग जातियों का आप विश्लेषण करें तो आपको सब नजर आएंगे कि सब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के पास हाजिरी लगाते हैं, कॉर्पोरेट के हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनता है तो बैकवर्ड उसके एजेंडे से खत्म हो जाता है, कोई दलित जब सीएम बनता है तो दलित उसके एजेंडे से खत्म हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या इस देश के अंदर आई हुई है जिसपे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी चुनौती है, मेरा ये मानना है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि दलित उहार या दलित लीडरशिप, जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी बनी तो जयप्रकाश नारायण ने दो प्रमुख लोगों को किसको चुना? जो राजनीति के सबसे बड़े दागी मुरारजी देसाई थे, उनको प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने चुना, उनको बहुमत ने नहीं चुना। जबकि उस समय भी बाबू जगजीवन राम उसके दावेदार थे और बाद में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अगर जनता पार्टी की लीडरशिप बाबू जगजीवन राम को मिली होती तो जनता पार्टी की ये दुर्दशा न होती। और दूसरा, पार्टी का अध्यक्ष बिना जनाधार के नेता चंद्रशेखर, और वो कालांतर में ऐसे सिद्ध हुआ कि अकेले प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बचे थे जनता पार्टी में। जो उन्होंने अपनी विरासत सुब्रमण्यम स्वामी को सौंप दी तो सुब्रमण्यम स्वामी भी अकेले प्रेसिडेंट बचे थे, कोई एक कार्यकर्ता साथ में नहीं था। तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया। अब जयप्रकाश नारायण ने मुरारजी को क्यों मनोनीत किया, जयप्रकाश नारायण ने जगजीवन राम को क्यों नहीं मनोनीत किया, इस पर भी जो है विचार किया जाना चाहिए। जी जी जी। जबकि वही जो है वो एक प्रकार से जो है नियंता थे, तो जिसको कहते वही बनता, उसमें कोई जो है मतलब बहस की बात नहीं होती। उसी तरह जैसे देवीलाल ने बीपी सिंह को बनवा दिया, तो अब वो इधर चंद्रशेखर को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनवाया और चंद्रशेखर की अध्यक्षता में पार्टी लगातार रसातल में चलती चली गई। ये उनकी दूरदृष्टि थी। क्यों बनवाया? प्रसोपा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में वो भी गए थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रोडक्ट चंद्रशेखर भी थे, तो प्रसोपा हो गया। और इधर जो है भाई मुरारजी के जो है आभा मंडल से वो प्रभावित थे, उन्होंने मुरारजी को बना दिया। तो कहने का मतलब है कि दलित वहीं से साफ हुआ ना। अब आपको पहली बार राहुल गांधी को चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा, लेकिन हम उनका एक नए तरह से ये मूल्यांकन करते हैं कि पहली बार अध्यक्ष बनने का चांस उनके पास था। वही पूरे देश की धुरी है इस समय विपक्ष की, उन्होंने ही लोगों को जागृत किया है, जिसके कारण जनता आज चुनाव लड़ रही है। नहीं तो इसके पहले जनता 19 में चुनाव नहीं लड़ रही थी या विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ रही थी। प्रेरित किसने किया?
और वो उन्होंने एक दलित को प्रेसिडेंट बनाया है और साथ में एक बार नहीं 25 बार घोषणा की है कि हम जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो भाई आप एक मौका दे के देखिए, क्या पता सब चीजें फिर से पटरी पर आ जाए, खड़गे प्रधानमंत्री बन जाए। तो खड़गे अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो न जगजीवन राम सही उस समय खड़गे एक दलित प्रधानमंत्री तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अभी भी पार्टी के अध्यक्ष जो है उतनी बड़ी पार्टी के दलित हैं कि नहीं है, आप बताइए हमको। और बाकी रामविलास पासवान तो जो है वो सुविधा की राजनीति करते थे, सत्ता लोलुपता उनमें कूट कूट के भरी थी। आज इसमें है, कल उसमें है, परसों उसमें। उन्होंने भी सारे इधर से उधर दल में जाने का जो है सारा रिकॉर्ड जो है मतलब क्या कहते हैं ध्वस्त कर दिया था। और कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी पत्नी जितनी भी बुरी हो, अगर वो समाज में बने रहने के लिए आधुनिक महिला से शादी करता है तो इसी से उसके कैरेक्टर के बारे में समझ जाए कि कैसे कैरेक्टर का आदमी है वो, कि अपनी जमीन से दिखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग उसको पैदाइशी जो है और महाराजाधिराज समझे। आपसे बता, तो ये स्थिति है सर। तो इसलिए एक तो मतलब ये मामला है। दूसरा, इसलिए आपको एक मौका उनको देना चाहिए कि भाई देखिए क्या पता परिवर्तन की जो है मतलब क्या कहते हैं लहर आ जाए। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले तो जो आपके बीच में जो विपक्ष के तमाम स्टालवर्ड्स हैं उनसे आप समझिए कि वो कहाँ उनका बिंदु लेटा हुआ है। आप इतने विपरीत ध्रुवों को लेकर के सरकार अगर इंडिया की बनी भी तो सबसे बड़े तो इंडिया के गठबंधन में शरद पवार ही कारपोरेट के जो है वो चैंपियन है। आपको बता रहे पिनियारे विजय जो है तो बाद में है। आपको बता रहे शरद पवार को कैसे मैनेज करेंगे? वो तो दाऊद के साथ भी उनके उतना ही संबंध है जितने जो है उनके जो है क्या कहते हैं अडानी अंबानी के साथ संबंध है। चलिए शुक्रिया सूरज जी। चलते चलते फाइनल टिप्पणी, खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से क्या दलित चेतना पे कोई फर्क पड़ा है? देखिए, जिस दिन घोषणा हुई थी और ये माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को अधिक सीटें मिलती हैं तो खड़गे साहब ही प्रधानमंत्री बनेंगे, चूंकि ऐसी बात राहुल जी ने भी कही थी, तो उस समय भी जो स्वागत जो तमाम ऐसे दल जो हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और जो एक तरह से समाज में हैव नॉट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो उस ढंग से स्वागत नहीं किया उन लोगों ने उस समय। मैं समझता हूँ अभी भी समय है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ये तो सवाल उठेगा जब इंडिया गठबंधन को वैसी सीटें आ जाएंगी। लेकिन एक स्टैंड लेने में, एक नैरेटिव क्रिएट करने में, समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित करने में ऐसी स्टैंड लेना सभी पार्टियों के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल रास्ता होता, पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन होता। मैं समझता हूँ अभी वो स्थिति है, बन रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दोबारा मैं ये आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जो आज मसला है वो संविधान बचाने का, देश बचाने का। आरक्षण और ये रोजगार थोड़ा पीछे चला गया, देश खतरे में। जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अडानी अंबानी वो आज तो मीम बन गया है कि उनका टेलीप्रिंटर काम करना बंद कर दिया था, इसलिए कुछ उलझुल बातें निकल गई मुंह से। आज 2-3 ऐसे मीम बन के जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन ये बहुत गंभीर स्टेटमेंट है और ये दिखाता है कि देश वाकई खतरे में। जी चलिए, आप सभी का शुक्रिया, और कल हम लोग फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलते हैं। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।